फिल्म मेकिंग और राइटिंग दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक मीडियम है। मेरे लिए बहुत इजी था आपको इंट्रोड्यूस करना कि जाकिर के साथ आपने चचा विधायक लिख लिया या शिवांक के साथ आपने सिक्सर लिख लिया। मैंने देखा कि आरजे लोग की लाइफ बढ़िया होती है, तो मैं आरजे का कोर्स ढूंढने लगा। वो ढूंढने के चक्कर में दिल्ली आया, वहाँ जाकिर मिला, वो भी ये सेम करने आया था, वो भी 12th के बाद वही सेम, उसकी भी कुछ ऐसी कहानी। तो 2008, 9, 10 ऐसे बहुत स्ट्रगल ही गुजरे। एक ही टाइम खाना खा सकते हैं और पैसे ही नहीं है कि दो टाइम अफोर्ड कर पाए खाना, और एक टाइम रात का खाना खाएंगे, दिन में 2 समोसे खा लिए, एक समोसे 2 बार, और रात का खाना ऐसा। आपकी किताब आ गई है बेरोजगार इंजीनियर की और गूंगी गन का इंसाफ। जैसे मैं दिल्ली में जैसा रहा 8 साल जो दिल्ली मैंने गुजारे, वो सब मिला के ये है। किन की कहानियों को पसंद किया आपने? तो गुलजार की शॉर्ट स्टोरीज हैं उनकी, वो कोई भी उठा के कोई से भी पढ़ लो। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्हें मैं 3-4 साल का था, उनके कॉपी में लिखा कि ये लड़का 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, उन्हें उसको काटा, और मेरी मम्मी ने लिखा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और क्या देखना आपने पसंद किया? फिलहाल मैं सूर्यवंशम देख रहा हूँ। जब आप दिल्ली में काम किया करते थे तो आप दूध चोरी कर लिया करते थे। मैंने 2 ही कंपनियों में काम किया, सिर्फ एक ही कंपनी में दूध मिल सकता था, तो अगर बोले तो कंपनी का नाम आ जाएगा। तो मैं मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर था। तब आप रेडियो के लिए काम करता था। सुबह 7 बजे आता था मैं, और रात को 10 बजे आता था मैं, तो मैं 16 घंटे काम कर रहा था। तो मुझे लगता था कि मेरी सैलरी बहुत बढ़नी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए सैलरी जितनी थी उससे। जब अप्रेजल हुआ, मैं अप्रेजल नहीं हुआ, तो फिर मैं ब्रेकिंग मैड हो गया, और ऐसा नहीं, तो फिर मैंने ये सब करना शुरू किया, कैसे वसूल सकता हूँ मैं इनसे, और फिर दूध पीना चालू किया वहाँ से। दूध पीना, प्रिंट निकालना, वहाँ पिक्चरें डाउनलोड करके, मतलब दिन में 3-3 फिल्में देखता था। तो एक स्टोरी आर्क है जिसका नायक बनने का ख्वाब बहुत सारे लड़कों और लड़कियों में रहता है। छोटे शहर में पैदाइश, फिर इंजीनियरिंग, फिर आर्टिस्ट बनने का ख्वाब, फिर कहीं मीडिया में छोटी मोटी नौकरी, फिर किसी सीरीज़ में राइटिंग, और फिर अपनी एक फिल्म। बहुत सारे लोगों ने सपना देखा, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मेहनत की, कुछ लोग वहाँ तक पहुँच पाए। इनमें से एक आज खबरगांव के स्टूडियो में है, विश्वास शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको ऐसे हम अपने दोस्तों के सर्कल से जानते थे, लेकिन आज हम एक प्रोफेशनल वजह से मिल रहे हैं। आपको बधाई के साथ उसकी शुरुआत भी करेंगे। आपकी किताब आ गई है बेरोजगार इंजीनियर की और गूंगी गन का इंसाफ। ये किताब अब मार्केट में है, और पहले तो खबरगांव फैमिली की तरफ से बधाई, आपकी पहली किताब आ गई है। थैंक यू। तो हमें इस किताब के बारे में भी बात करनी है, और जो स्टोरी आर्क में बता रहा था जिसके आप नायक हैं फॉर दिस इंटरव्यू, तो ये बहुत लोगों ने ट्राई किया और बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़ी साफ नीयत के साथ में की। लेकिन एक वो लाइफ की रियलिटी कि हर बंदा नहीं क्रैक कर पाता है ना, मतलब उसका एक अपना विज्ञान है, उसका अपना एक समाजशास्त्र है। तो जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले उसको भी फिगर आउट करेंगे कि उनकी जर्नी में आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ आ सकता है। तो पहले तो हम बुक पे ही आते हैं कि बेरोजगार इंजीनियर और गूंगी गन का इंसाफ, है ना। ये टाइटल क्यों और ये किताब क्यों, मतलब ये बात कहाँ से शुरू हुई थी आपके दिमाग में? तो 2 तरह की बातें भाई। एक तो मेरा सबसे पहले मेरा थॉट आया कि किताब लिखना है, वो ऐसा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग किताब लिखते हैं, और मेरे पास कहानी थी जो मैं चाहता था कि किताब के रूप में। ऐसा होता है एक कहानी जो किताब के लिए बढ़िया होती है, कोई कहानी जो फिल्मों के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो इस कहानी के साथ फिल्म नहीं बनने का, क्योंकि मैं लिखता स्क्रीन प्ले हूँ, तो मुझे आइडियली स्क्रीन प्ले ही लिखना चाहिए था। लेकिन इस किताब का जो दिक्कत थी वो थी कि इसके लिए सुपरस्टार चाहिए कोई, क्योंकि 6 कैरेक्टर है, जो 6 के 6 कैरेक्टर बहुत मेन है, और हमारे यहाँ का कॉमर्स जैसा वर्क करता है फिल्मों का, तो 6 हीरो तो नहीं आएंगे फिल्म में, कोई एक ही हीरो आएगा या 2 हीरो आ जाएंगे। फिर वो लोग कहेंगे हम दोनों का रोल बाकी सबसे बड़ा कर दो। और जैसी कहानी है कि वो ऐसा है जैसे किस्मत जैसे होती है लाइफ में, जैसा होता है कि एक कार यहाँ से चली, वो कार बहुत तेज़ थी, तो दूसरी कार को थोड़ा साइड चेंज करना पड़ा, तो दूसरी कार ने साइड चेंज किया, उससे तीसरी जो स्कूटर आ रहा था वो इधर गया, वो ऊपर हवा में उड़ा, जिसके ऊपर गिरा उसकी कहानी। तो चारों लोग वैसे तरह से सब कुछ, अगर ये नहीं होगा तो वो लास्ट वाला भी नहीं होगा। तो 6 लोग बराबर इन्वॉल्व है कहानी में। इस तरह की कहानी है, इसलिए ज़रूरी था कि ये ऐसे कैसी हो, और ये तभी बनेगी जब कोई सुपरस्टार इसको साथ करेगा। तो स्क्रीन पे बनाने में बहुत दिक्कत थी, तो मुझे लगा कि अगर पर पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये स्क्रीन के लिए लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने कोशिश वही की भाई, ज़रूरत में उसका दूसरा पार्ट जो आपका क्वेश्चन का था वो ये था कि मैं जब भी अपने किसी दोस्त को अपनी जो मुझे फिल्में पसंद हुई वो रिकमेंड करता था, तो फिल्म ना शुरू से ऐसे बैंग से शुरू नहीं होती कि शुरू हुआ पहले लाइन से, पहले पेज से बहुत सुंदर है फिल्म है, तो पहले सीन से बहुत सुंदर है और बहुत तेज़ है, ऐसा होता नहीं था। लोग बहुत रील देखने वाले लोग हैं मेरे आसपास जो कि रील कंज्यूम करते हैं और उनका हो जाता है, या 2 मिनट का शॉर्ट ड्रामा कंज्यूम किया उनका हो गया। तो मैंने कहानी लिखते समय ध्यान रखा कि मेरी कहानी वैसी हो कि एक पेज आप पढ़ो, आपको बहुत पेज पढ़ के मजा आएगा। एक पेज अपने आप में बढ़िया था, अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, वो एक पेज सही था। 2 पेज पढ़ोगे लगेगा, दोनों पेज को मिला के दोनों पेज की मीनिंग, दोनों का मीनिंग बदल जाएगा, आपको लगेगा ये दोनों मिलकर बड़ा अच्छा खूबसूरत हुआ। चैप्टर आप खत्म करोगे
तो आपको चैप्टर बहुत बढ़िया लगेगा, हाँ चैप्टर सही था। और जब पूरा आप सारे चैप्टर खत्म कर लगे, सब मिले कुछ और ही मीनिंग बना रहा था, अच्छा ये था, फिर आपको दोबारा समझ आएगा कि पूरा क्या हुआ है। तो उस तरह की नीयत के साथ मैंने ये लिखने की कोशिश की है और वही लिखा है। इसलिए नाम भी ऐसा रखा है कि मेरे को हमेशा लगता है नाम ऐसा हो जो नाम से आपको कहानी का वो सुर समझ आ जाए कि कहानी कैसी होगी। इसलिए बेरोजगार इंजीनियर और गूंगीगन का इंसाफ। तो एक बेरोजगार इंजीनियर है, एक गूंगीगन है, और बाकी सब लोग हैं जिनके साथ आसपास है। ये कहानी है। अच्छा विश्वास, पहली किताब है और आपको आपकी बड़ी उम्मीदें होंगी इससे, है ना? तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो बेरोजगार इंजीनियर वाली जो बात है, काफ़ी लोग कह भी चुके हैं इससे पहले, हाँ, है ना? तो जब आपने सोचा आपके नायक को बेरोजगार इंजीनियर बनाने के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लोगों को लगेगा यार एक और इंजीनियर पे किताब आ गई? यार ये तो मतलब जब मैंने बेरोजगार इंजीनियर नाम रखा था ना, तो मुझे हुँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंजीनियरिंग पे इतना सारा कुछ हो चुका है, तुम क्यों हाँ। नहीं करते? तो मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक कुछ भी हुआ है। मतलब मैं तो मतलब ऐसे, अब जो किताब है ये दुनिया में, मैं डंके की चोट के साथ कहता हूँ, अभी ये सेम किताब जो है पीडीएफ वर्जन मिल जाए, गूगल पे डाल के देख लो, कुछ भी इससे जैसा मिल जाए पूरी दुनिया में, हुँ, तो बोलना कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत यूनिक है क्योंकि मेरी कहानी है, बहुत सारी चीज़ जो मेरे अंदर से निकली है वो चीज़ है। हुँ, तो पहली बारी कोई ऐसा कुछ कह रहा है, क्योंकि मैं तो अपने जैसा यूनिक आदमी हूँ ना, मेरे साथ तो कोई दूसरा नहीं होगा, तो एक वो चीज़ है। दूसरे जो भी लोग हैं इस कहानी में, बाकी सारे कैरेक्टर्स वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं जिनसे इंस्पायर हो आप। जैसे रियल कैरेक्टर से हुँ, इंस्पायर मतलब कि जो उनका मेन मूल है वो हुँ, किसी और का है। बाकी इस कहानी में जैसे वॉक करते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे बात करते हैं, हुँ, वो सब मेरा अपना दिया हुआ है उनको। तो हर चीज़ सब कुछ बहुत अलग है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं जो किसी और के जैसा हो, या जिसको कोई कर पाए कि यार ये ऐसा वहाँ पे देखा था, ऐसा वैसा हुआ हुँ, था। इसका सबसे क्लोज एग्जांपल अगर इस किताब का मैं बोलूँ तो एक फिल्म है परफेक्शन, और एक फिल्म है स्नैच। ये लॉक सॉकेट टू स्मोकिंग बैरल्स करके एक फिल्म है, वो भी है। तो ये इस तरह कुछ फिल्म है जिसका क्लोज एग्जाम्पल, लेकिन उसके जैसा भी कुछ भी नहीं है इसमें। एक रोशोमन है, रोशोमन हुँ, इफेक्ट जिसको बोलते हैं वैसा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो सबका मेलगमेशन जैसा कुछ है, और फिर जैसा मैं जो जी के आया हूँ, जैसे मैं दिल्ली में जैसा रहा 8 साल जो दिल्ली में मैंने गुजारे, हुँ, वो सब मिला के ये है। तो अलग है, बहुत बहुत अलग है, कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी के जैसा नहीं है। हुँ। नहीं, इसे कुछ भी किसी के जैसा नहीं है और बाय एसोसिएशन ही चीज़ें ना पता चले, इसलिए मेरे लिए बहुत ईज़ी था आपको इंट्रोड्यूस करना कि ज़ाकिर के साथ आपने चचा विधायक लिख लिया या शिवांग के साथ आपने सिक्सर लिख लिया। लेकिन मैं चाहता था कि हम आपस में बात करें, उससे लोगों को विश्वास पता चले, है ना? इनकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, नहीं, करेंगे। और हाँ, वो एक तो आप जो कह रहे हो वो भी सही बात है। उसके अलावा मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ कि मैं इन लोगों से एसोसिएटेड हूँ, जो हुँ। मेरे आस-पास के लोग हैं बहुत, और मैं बहुत प्राउडली। नहीं, अच्छे लोग हैं, हाँ, पर मैं नहीं चाह रहा था अच्छे कि नहीं, दिस इज़ अबाउट ऐसे विश्वास। नहीं, हाँ, नहीं, चलिए मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हाँ। हूँ कि जैसा होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि शर्म आती है, यार उसके नाम से नहीं, मैंने जो अपना किया उसके नाम से बोलो। यार वो मेरे से अभी बहुत बेटर कर रहे हैं वो लोग, सब लोग, और शायद ज़िंदगी में बेटर करते रहें। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उनके पीछे छाया में चलने से। वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हुँ, सड़कें बनाई जिससे मैं चल रहा हुँ, हूँ। तो बहुत फ़ायदा भी है। तो नुकसान अगर कुछ किसी को जिसको लगता है कि नुकसान अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चिल है, बढ़िया हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल अपने स्किन में, हुँ। कोई दिक्कत नहीं मुझे ऐसा। तो जैसे आपकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी शुरू होती है जांजगीर से, हाँ जी, छत्तीसगढ़, हाँ। तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। हाँ, तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। हाँ, हम दोनों एक ही स्टेट में थे। हाँ, तब हम दोनों मध्य प्रदेश में थे। एमपी। लेकिन फिर बन गया। तो फिर मतलब ऐसे जांजगीर से मुंबई तक का मतलब आपने मतलब कैसे फिगर आउट किया आपने खुद को? मैं ये जानना चाहता हूँ। अ, जितनी बुराइयाँ थी मेरी वो सब काम आई एक साथ, तब जाके मैं बम्बई पहुँचा। तो मैं पहले तो थोड़ा-सा मेरे मेरे पापा के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत फ़िल्मी है वो सब। तो मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, और जब मैं 3-4 साल का रहूँगा तब उनकी कॉपी, इतनी मोटी-सी कॉपी, प्रोफेशनली काम करते हैं वही? टीचर हैं और अच्छा, एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा। और वो जब 13 साल के थे तब से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो अब 70 साल के हो, 57 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो उनका काम बढ़िया है। तो उन्हें, मैं 3-4 साल का था, उन्होंने एक कॉपी में लिखा कि ये लड़का 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छा। 12th के बाद पढ़ाई नहीं करेगा। और हम लोग रहते थे टीचर्स की कॉलोनी में, 12वीं तो वहीं पढ़ाई होती थी, और मतलब चांस ही नहीं कि पापा पढ़े लिखे, मम्मी पढ़ी लिखी। तो मैं वो पापा, मतलब पापा जिसका एमए हो, उसका बेटा 12th फेल होकर कैसे रह जाएगा, 12th पास होकर कैसे रह जाएगा। तो ऐसा था कि मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। उन्हें उसको काटा, और मेरी मम्मी ने लिखा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फिर मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ने में बढ़िया था, फ्रंट बेंचर था, सही था, सब कुछ सही था। तो मैंने बढ़िया पढ़ाई कर ली, फिर मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, मैंने सेकंड ईयर पढ़ाई की, फिर मैं थर्ड ईयर पढ़ाई की। ये सब करते करते मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। और ये कहाँ है, पढ़ाई कहाँ हो रही है ये? जांजगीर में मेरा घर है, जांजगीर से 40 किलोमीटर दूर है अब तो, पहले 60 था, बिलासपुर है। हुँ। वहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से। 3 साल तक मैं वहाँ पे एनरोल था, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जाना बंद कर दिया था। तो मैं, और क्योंकि जुगाड़ था यूनिवर्सिटी मतलब में। अर्ली 2000s में हैं अभी अपन। ये है 2004, 5, 6, 7 ऐसा, इस दरमियान में। तो यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग का जाना बंद कर दिया था, मैं क्रिकेट खेलता था मस्त दिन भर। और मैं, मेरे रेडियस में जांजगीर से
आप समझ लो 200 किलोमीटर रेडियस में जितने भी टेनिस बॉल टूर्नामेंट होते हैं मैं सब खेलता था। और मैं दिन में मतलब सुबह जब रोशनी होने 10 मिनट पहले निकलता था घर से क्रिकेट खेलने, और रोशनी होने के बाद खत्म होने के बाद ही आता था। और कभी नाइट नाइट वाला टूर्नामेंट है दोबारा फिर चला था रात को खेलने। तो इतना क्रिकेट खेल रहा था तब मैं। तो कॉलेज तो जा नहीं रहा था मैं। उसके अलावा कॉलेज जाने के बहुत रीज़न, बड़ा रीज़न था कि 2 रीज़न थे जब भी मैं सोचता हूँ तो। एक तो मैं जेनुअनली ऐसा लगता था, अब मेरे कॉलेज में ड्रेस कोड था, और मैं जाता था, लगता यार मैं कहाँ आ गया, जेल ऐसा, जेनुअनली मुझे जेल जैसा फील होता था। मैं जाता था, मेरी किसी दोस्ती नहीं थी, 2-4 लोग थे जो मुझे दोस्ती करना भी चाहते थे, मैं उससे बहुत थोड़ा दूर ही रहता था। और था इंग्लिश की बहुत इंग्लिश इशू था इंग्लिश का, कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया 12th तक, और वहाँ पे जो टीचर थे, जो अच्छे टीचर्स थे वो अंग्रेजी में। हाँ, और इंग्लिश भी ऐसी नहीं, बहुत परिष्कृत इंग्लिश थी उनकी। तो मेरी औकात से बाहर की इंग्लिश थी। तो वो मुझे क्या बोल रहे, मुझे बोल रहे हो समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, वर्ड ही समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोल दिया उसने। तो वही बहुत मुश्किल हो रही थी कुछ दिन। लेकिन वो कर लेते, बाकी लोगों ने भी, और भी लोग थे जो हिंदी मीडियम से, उन्होंने मैनेज कर लिया। मैं मैनेज कर लेता, और मैं जाता, मैं गया ही नहीं, मैं भाग गया। उसके बाद फिर जब 3 साल बाद मेरे घर वालों को पता चला कि तो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, तो यूजुअली होता है माँ बाप लोग डांटते मारते। मेरे घर वाले वो काफ़ी चिल थे, पापा तो वो जब कभी पूरी नहीं किया आपने, पूरी नहीं की 3 साल के बाद। तो मेरे पापा बहुत चिल थे। क्या ली थी ब्रांच वैसे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अरे भाई। तो ET&T बोलते थे हम लोग। सही था वो, बढ़िया ब्रांच था, सबसे बढ़िया ब्रांच था उस टाइम पे, सबसे सही था कि ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा था। लेकिन मन ही नहीं करता था यार वो, मतलब वो गालिब का शेर है ना कि तबीयत उधर नहीं जाती, वैसा बिल्कुल ही मन नहीं किया कभी भी वहाँ जाने का। तो वो छोड़ा, फिर घर आ गया। घर आने के बाद 20 साल का हो गया मैं। अब 20 साल में लगता था मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर सकता, कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा। तो ऐसी एक यात्रा के दौरान कहीं से कहीं रैंडमली, तो मैं किसी के साथ भी कहीं भी निकल जाता था। तो मैं होशंगाबाद गया था, और जिस दोस्त के साथ, मुझे पता भी नहीं क्यों गए थे हम लोग वहाँ पे यार, क्या कर रहे थे, 3-4 दिन होशंगाबाद के होटल में रहे, कहीं नहीं गए, नर्मदा नदी देखी, हम वापस आ गए। और फिर घर आया तो रास्ते में आते हुए एक अखबार में मैंने देखा कि आरजे लोग की लाइफ बढ़िया होती है, कि कुछ छोटा सा काम है, मस्त पैसे मिलते हैं और सही जीवन रहेगा। तो मैं आरजे का कोर्स ढूंढने लगा। वो ढूंढने के चक्कर में दिल्ली आया। मैं गूगल किया, और दिल्ली में एक कोर्स हो रहा था, सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पे पढ़ाई होती थी उसकी, 3 महीने का शॉर्ट टाइम कोर्स था। तो वो किया मैंने यहाँ पे आके। कहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली हॉस्कस विलेज में एक था, एकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट था, अभी तो वो बंद हो गया। वहाँ जाकर मिला, वो भी ACM करने आया था, वो भी 12th के बाद ACM, उसकी भी कुछ ऐसी कहानी। मुझे लगा आप लोग इंदौर में मिल लिए थे। नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो वो 2007 में हम लोग दोनों यहाँ पे आए, अलग अलग सब, हम दोनों 12वीं पास है, और दोनों यही करके आए। वो भी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा था कि उसको यहीं आना था, उसको कोई ऑप्शन तो नहीं था। जाकिर आपको वहीं मिले? हाँ, वो भी रेडियो की पढ़ाई के लिए वहाँ वो पे भी थे? रेडियो की पढ़ाई के लिए आया था। और वो पहले उसको घर मिल गया था हॉस्कस विलेज में ही, जहाँ पे एकेडमी थी। मैं गुड़गांव में रह रहा था। तो मुझे एकेडमी वाले ने बोला कि एक लड़का है, वो अकेले रह रहा है, उसको भी रेंट शेयर करना है, महंगा पड़ रहा है घर, तो दोनों शेयर करो। तो हम दोनों यहाँ पे आके रहने लग गए फिर ऐसे। जो जाकिर बताते हैं ना कि मैं विश्वास के साथ रहता था, वो विश्वास है। हाँ, तो फिर हम रहने लग गए यहाँ पे। कहाँ और पे? हॉस्कस विलेज में, विलेज प्रॉपर है, विलेज के अंदर 87 नाम की बिल्डिंग है, आखिरी वहाँ रहे थे। उससे पहले एक रानी हाउस था। कितना भाड़ा था उसका? यार जो पहले घर में रहते थे ना, उसका भाड़ा था 3500-3800 रुपये कुछ था। और वो विलेज के आखिरी घर था। उसके बाद फिर पीछे धुंध होती थी, हाँ। और ऊपर टंकी थी, जो टंकी फट जाती थी, और टंकी फटी हुई थी ऑलमोस्ट, तो दीवारें गीली होती थी। तो उस साल याद है मुझे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था दिल्ली में। तो MS धोनी का इंटरव्यू, टॉस के टाइम इंटरव्यू किया, उसने बोला कि इससे ज़्यादा ठंड में मैंने कभी नहीं खेला। वो आयरलैंड में भी खेल गया था 10 पहले, उससे ज़्यादा ठंड थी उस साल। तो पूरी दिल्ली में 3 डिग्री पड़ रहा है, तो हमारे पे 0 ही रहेगा, क्योंकि वो गीले भी है दीवार। तो बहुत बहुत खतरनाक घर था वो। लेकिन उस पैसों में वो बेस्ट था वो। तो वहाँ रहा, वहाँ पे दिन गुजारे थोड़े। और वो थोड़ा, वो स्ट्रगल टाइम था कि हमने कोर्स कंप्लीट किया 2007 का। 2008 में आ गया आपका लॉकडाउन, ओके नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं 2008 में, रिसेशन, सॉरी रिसेशन आ गया 2008 में। तो जिनकी नौकरियाँ लगी हुई थी उनकी भी निकल गई, तो हमको कैसे ही नौकरी मिलती। तो 2008, 9, 10 ऐसे बहुत स्ट्रगल ही गुजरे। और और तब तक क्या काम किया आप दोनों ने? भाई कुछ भी नहीं कर रहे थे हम लोग, मतलब हम सब सिर्फ ढूंढ रहे थे काम, कि कहीं पे कहीं से काम आया, कि छोटा सा फुटकर काम जैसे होता है ना, कि किसी का वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है, रेडियो कोर्स क्या होता, तो हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उससे सही से व्यू करवा लिया और वो काम खत्म हो गया। एक काम आया था कि माई फीलिंग्स करके आता था रिलायंस का, वो बहुत गजब काम था। तो रिलायंस का माई फीलिंग्स का वो होता था, अगर आप यूजुअली क्या होता है, लोगों का एक लड़के का फ़ोन आता था, अगर आपको कोई भी दिल की बात कहनी तो मुझसे कहिए। वो रिकॉर्डिंग होती थी, वो लोग दिल की बात उसको रिकॉर्ड करके भेजते थे, और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आती थी। हम उस रिकॉर्डिंग का जो भी उनका जवाब होता जटिल, उसका जवाब देते थे। वो जो हम जब जवाब उसको देते थे, वो लड़की फिर रिकॉर्ड करके उन लोगों को भेजती थी। तो हमें कुछ ऐसा मिलता था कि वो पूरा दिन, महीने का काम करने के बाद कुछ 5-7 हज़ार रुपये बनते थे, और वो होते थे दो बहुत। बंदों को? 2 बंदों का भाई, तो 2.5 होंगे। 2.5 हो गए, हाँ। तो वैसा कुछ, और बहुत सुंदर कहानियाँ, बहुत सुंदर लोग मिलते थे, बहुत अच्छी, बहुत जटिल कहानी। से एक कहानी मुझे याद है, मुझे बहुत पसंद है, आज तक मैं कभी भूला नहीं, वो भूलूंगा भी नहीं। तो कोई हैदराबादी बंदा था, उसकी कहानी थी। उससे पूछा हमसे कि, जो लड़की से पूछा ऑफकोर्स, कि मैं साइकिल की दुकान है मेरी, और मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग मेरे पीठ पीछे हंसते हैं, मैं जानता हूँ क्यों हंसते हैं लोग मेरे पीठ पीछे,
कि मैं जब जाता हूँ ना, मेरे घर में एक आदमी आता है जो जिसका मेरी वाइफ से अफेयर चल रहा है, और मैं अपनी वाइफ को कन्फ्रंट कर सकता हूँ अपनी अपनी लैंग्वेज, हैदराबादी में, इतनी प्यारी हैदराबादी में बोल रहा था वो, बहुत सुंदर एक तो, और कह रहा है मैं बीवी को कन्फ्रंट तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसको कन्फ्रंट कर दिया तो मुझे डर है कि मुझे छोड़ के चली जाएगी, और मैं बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। और हम 2 लड़के 20 साल के, 21 साल के, हम क्या पता है क्या करेंगे यार, जो हमको समझ आया उसको लिख के भेजा था। तो बहुत खतरनाक आते थे, बिल्कुल दिल ही टूट जाता था हमारा, लेकिन बहुत बढ़िया दिन गुजरे वो। अच्छा, लोग जेन्युइनली अपनी मतलब स्टोरीज उसमें शेयर करते जेन्युइनली थे। भाई बहुत दुख भरी जैसे कहानी थी। अब तो क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी चीजें पब्लिक भी हो गई, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्केचेस प्लांट ही किए जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो माई फीलिंग्स, वो नहीं था, हाँ वो सिर्फ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन थे उनके हिसाब से, कि रात को आपको एक कॉल आया किसी लड़की का, उसने बोला कि ऐसा कर दो, हमने फोन में उनको जवाब लिख के जो भेजा है, वो कोई लड़के रिकॉर्डर में वापस भेजेगी, वो क्लिक करेंगे उनके फोन में सुनाई देगा, सीडी में छोटा वाला फोन आता है, उस फोन में हाँ सुनाई हाँ देगा हाँ। लड़की की आवाज़ में, क्या पैसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो उनको लगी हाँ किसी ने हमारी बात सुनी और हमको जवाब दिया। तो वो था वो बिल्कुल सब रियल भाई, एकदम खतरनाक खतरनाक चीज़ आती थी, एक मतलब क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा। मतलब ये तो बड़ा यार कई बार ऐसा कथार्टिक हो जाता होगा कि लोग मजबूर, मतलब जो लोग परेशान होते हैं वो तो क्या क्या नहीं शेयर करते हैं। और भाई लोग क्या क्या नहीं शेयर करते थे, वैसा तो बहुत गजब था वो, मतलब कि अगर वही होता ना कि आपकी नींव में कुछ ऐसा पड़ा होता है जो आपको बड़ा बड़ा होने को वो करता है, तो इतनी सारी कहानियां लेके सब सोचो ना, मैं रोज की, हम 2 लड़के 2 बच्चे रोज की 100 कहानियां सॉल्व कर रहे हैं, तो उतना तो हम रोज का काम था, ऐसा महीने महीने पर चलता रहता था, उतनी तो कहानियां लेके हम घर से निकले, समझ लो आप। तो वो बहुत सुंदर रहा। फिर वही सेम, लेकिन पैसे नहीं थे, तो गरीबी बहुत थी हम लोग दोनों बीच, और घर में हम कह रखा था कि नौकरी लग गई है, तो घर से पैसे नहीं अच्छा। आते थे, वरना घर वाले इतने गरीब नहीं थे कि पैसे नहीं दे पाए, लेकिन घर वालों को हमने बोल दिया नौकरी लग गई, वरना घर वाले बोलते, मेरे घर वाले फिर भी छोड़ते। जाकिर का था कि वो सितार बजाता था ना, और बहुत से सितार बजाता, अभी भी बहुत अच्छा बजाता था, और तब भी उसके हाथ में इतना इतना गड्ढा था हाथ में, कोई सितार जो बजाने की वजह से होता है वैसा। तो उसके पापा कहते थे तू जिस दिन वापस आएगा, तू कल आ जा, तेरी 35,000 की नौकरी में ऐसे ही लगा दूंगा, और हम लोग 8,000 बेसिकली हमारा कुछ महीने का होता था जिसमें हम जी रहे थे, और 35,000 रुपये बहुत पैसे लगते थे तब तो, लेकिन हाँ उसकी जिद थी कि नहीं जाऊँगा, यहाँ रहूँगा, इधर कुछ अच्छा करूँगा, सितार नहीं, सितार मतलब बजाऊँगा, लेकिन ऐसे सितार उसके लिए नहीं बजाऊँगा, पैसे के लिए नहीं बजाऊँगा, कि कहीं स्कूल में सिखा रहा हूँ, टीचर बन गया, या किसी होटल में जा रहा हूँ, तो अपना ढूंढा हुआ स्ट्रगल था। तो जैसे बहुत छोटी चीज़ें अगर हम लोग किसी को बताते हैं तो लगता है कि यार इतना कितना दुख भरा जीवन था, जैसे एक ही टाइम खाना खा सकते हैं, और पैसे ही नहीं है कि दो टाइम अफोर्ड कर पाए खाना, और एक टाइम रात का खाना खाएंगे, दिन में 2 समोसे खा लिया, एक समोसे 2 बार, और रात का खाना, ऐसा 2 साल 3 साल जब ये चला, उसके बाद हम तकिया खरीदा पहली बार हमने, तो हम तकियों में नींद नहीं आती थी, क्योंकि तकिया लेने की आदत ही नहीं थी। 3 साल वो जाकर एक कंघी लेके आया था, लाल रंग की कंघी थी, एक दांत टूटा हुआ था, वो 3 साल वही कंघी में दोनों हम कंघी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा होता, कंघी के पैसे नहीं खर्च कर सकते थे हम लोग। तो वैसा बहुत दुख भरा दिन था, ऐसे सोचोगे तो, वैसे हम दोनों बहुत मजे कर रहे थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुख सिर्फ एक ही तरह का है, कि वो है असहाय होने का दुख, जब आपको लगता है कि कुछ कुछ उम्मीद नहीं बची, और हम दोनों को था कि हम बढ़िया काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ऐसा ये कटा फिर, क्योंकि बहुत सॉरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, बहुत लंबी बात बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं, मतलब मैं तो तो अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। ये यहाँ पे ये किया, फिर रेडियो में नौकरी लग गई, फिर रेडियो में जब नौकरी करना शुरू किया, फिर थोड़ी देर में समझ आया कि रेडियो सारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला, ये लॉन्ग टर्म वो नहीं है, ऑप्शन नहीं और है। पैसा भी आने में टाइम लगता है रेडियो में। पैसे नहीं, पैसे तो आगे थे, बढ़िया काम करते हम लोग, बेसिकली हम लोग बहुत पके हुए थे ना, 3 साल यहाँ पे रहे, दिल्ली में रह रहे थे, सबको पता था रेडियो में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बढ़िया है क्या अच्छा बुरा है, हम ऑलरेडी सब, हम दोनों रोज़ घर से निकलते थे, और हम दोनों का ये था कि सुबह निकलेंगे शाम को आएंगे, तो हम दोनों के पास एक एक कहानी होनी चाहिए, अलग अलग जगह जाते थे, और कोई काम नहीं है ना, ऐसे किसी घर नहीं जा रहे हैं, तो रैंडम में निकल गए, कभी चौड़ी बाजार में जाके बैठे हुए, कहीं कहीं बैठ, जहाँ तक मेट्रो जाती थी वहाँ जाके बैठ जाते थे, कि सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो रोज़ की एक कहानी होती थी, हम बहुत पके हुए थे, हमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, और बहुत समझ थी कि क्या चल रहा होगा, क्या होगा रेडियो में एटलीस्ट। तो हम लोग गए तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा जंप मिला, सही पैसे हो गए थे हमारे, लेकिन वो पैसे का था कि बहुत लंबे नहीं चलेंगे, थोड़े दिन बाद कोई हमसे कम, बहुत कम पैसे लेने वाला नया बच्चा आएगा जो हमसे ज़्यादा बेहतर कर पाएगा सेम चीज़, उसका स्ट्रगल हमसे बेटर स्ट्रगल होगा, ज़्यादा मेहनत करके आया होगा, और हमको रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा कुछ चाहता है जहाँ की सीलिंग बहुत ऊपर हो। तो फिर फिल्म का मैंने कोशिश की कि फिल्म राइटिंग करूँ, फिर वार्नर ब्रदर्स की एक फेलोशिप थी, न्यू वॉइस, न्यू स्क्रीन राइटर्स ऐसा कुछ था उसका, तो मिल गई मुझे, मैं बम्बई गया, वहाँ मुझे समझ आया कि मैं लिख सकता हूँ, और ये यहाँ पे सीलिंग बहुत ऊपर है, स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं वैसा यहाँ पे। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने पहली कहानी लिखी, फिर बम्बई गया, 2015 में बम्बई शिफ्ट हो गया, और तब से लेकर अभी तक ये चल रहा है जो चल रहा है, लिखना पढ़ना सब। तो जैसे आपने एक जाकिर के साथ तो फिर बाद में भी आपने कोलैब किया है ना, दोनों मतलब जब उनको तो मिली गई सक्सेस, और चचा विधायक हैं आप लोगों ने साथ में लिखा है ना। शिवांकित से आपकी कब मुलाकात हुई? सॉरी, तो भाई हमारा एक ना क्रिकेट का वो है ग्रुप है, जिसमें हम लोग 70 लोग हैं लगभग लगभग, और हम लोग वहाँ पे बम्बई में 70 लोग एक दूसरे का परिवार हैं,
बिल्कुल परिवार जैसे रहते हैं हम, सबके अच्छे बुरे में सब वो है जिसका ग्लू जाकिर है, वो सबको जोड़ के रखने वाला मेन इंसान हुआ है। हम लोग आपस में सब जोड़े हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेन आदमी जो सबको जोड़ के रखता है, बहुत मेहनत करता है कि सब मिलते जुलते रहे साथ में। तो हम 70 लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से एक शिवांकित भाई भी जो क्रिकेट खेलने आते थे साथ में, और उनका पैशन क्रिकेट के लिए और जैसा मेरा पैशन क्रिकेट के लिए, वो जैसा मैंने बोला कि मैंने इतना टेनिस बॉल क्रिकेट खेला हुआ है कि मुझे लगता नहीं कि इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरा कोई और है वहाँ पे जो क्रिकेट भी बहुत टेनिस बॉल खेला हुआ है और राइटर भी है। तो हम और शिवांकित भाई को जानता भी है, तो उन्होंने पहला सीजन लिखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया लगा, ये सही सही है, ये मेरे को लगा और बेहतर कर सकते थे हम लोग कुछ। तो फिर जब सेकंड सीजन हम लोग लिखना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आ जाओ साथ में लिखते हैं। तो फिर हमने साथ में लिखा और बहुत बढ़िया, एक बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस। और अभी हम सोशली लगातार मिलते ही रहते हैं, काफ़ी कॉमन है। एक मतलब ग्रुप है जिसमें हम बात भी करते हैं क्रिकेट की थोड़ी बहुत, तो वैसा है। अच्छा, मतलब उनको जेन्युइनली क्रिकेट, मुझे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि जैसे हमने उनको टीवीएफ के स्केचेस में धोनी बने देखा है, फिर सिक्सर में उन्होंने किया, तो जैसे एक्टर तो हैं ही तो वो करते हैं, लेकिन जैसे अब पता चल रहा है कि उनको एक्चुअली क्रिकेट बहुत पसंद है। भाई बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट आदमी है क्रिकेट के लिए, बेसिकली वो है क्रिकेटर जो बाकी सब चीज़ें कर रहा है, बहुत पैशनेट है वो। उनका एक पॉडकास्ट है, वो गोपाल भाई और जिजी करके तो तीनों लोग पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सुंदर पॉडकास्ट है, अगर मतलब वो देखने लायक पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं बहुत पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ क्रिकेट पे। किधर आ रहा है ये? ये यूट्यूब पे उनका उनका चैनल है जिस पे आता है, क्या नाम है उसका, बहुत मस्त इंटरेस्टिंग नाम है यार, इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। अच्छा। तो बहुत फनी, और वो लोग ऐसा लगता है कि तीन दोस्त हैं जो क्रिकेट के बारे में, तीन दोस्त आपस में बात करें जिसमें क्रिकेट की बात हो रही है, न कि ऐसा लोग जो तीन लोग क्रिकेट के बारे में बात करने बैठे हैं और मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी सी अपनी बात कर ली। तो वो बहुत अलग है पर्सपेक्टिव, बहुत मज़ेदार है। सिर्फ शिवांकित भाई जो पैशनेट है क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं, बाकी दोनों तो ऐसा लगता है यार कुछ और बात कर लो यार, कहाँ इतनी बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है वो, तो है वो बहुत पैशनेट है वो। हम लोग जाकिर भी, मैं भी, हम लोग का ऑफ टाइम बस वही है, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, उसके लिए पूरे टाइम में हम सब लोग काम ही कर रहे होते हैं 24 घंटे, जो क्योंकि काम ही ऐसा है कि काम का नेचर ऐसा है, पूरे टाइम पे काम ही चल रहा है। तो एक तो मैंने देखा कि जैसे जो लोग लिखने की विधा में मतलब पारंगत होते हैं या उसमें उनका करियर होता है, तो वो पीपल रीडिंग उनकी बहुत बढ़िया होती है, वो लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ ना कुछ रीडिंग भी आदमी करता ही है ना? जी जी। जो इन द क्लासिकल सेंस ऑफ रीडिंग, हाँ। तो आपको क्या पढ़ना पसंद रहा है? आपने क्या क्या पढ़ा है? भाई दो तरह से रीडिंग करनी पड़ती है, मतलब जो हम जिस जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसके हिसाब से। एक तो है कि जैसे लॉयर्स लोग पढ़ते होंगे शायद, कि जो केस आया उस केस का केस स्टडी। तो मुझे कॉमेडी लिखनी है तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी मेरे से बेटर कॉमेडी, जो पहले बहुत सारे लोग लिख बेटर मतलब जो मुझसे पहले बहुत सारी कॉमेडी लिख चुके हैं, उन सबकी कॉमेडी पढ़ने की कोशिश करूँ, जिस तरह की कॉमेडी मुझे चाहिए उस तरह कुछ मिल जाए। तो उसमें जैसे अभी जो लास्ट पढ़ा था कॉमेडी में सबसे बढ़िया वो है ऑल प्रूव्स नाम का है शायद उसका, वुडी एलन का एक वो है बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो वो सेम जैसे मेरी कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके जैसा है, तो मतलब मैंने उसको जैसे कॉपी करने की कोशिश की। तो उसके एक लाइन के जोक्स हैं, वन लाइनर, दोनों वन लाइनर आपस में कोई सेंस नहीं बना रहे आपको। अब पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे, पूरा चैप्टर एक सेंस बना था कि हाँ वो जो पहली लाइन बोली उसका मतलब ये था, तो वैसा, और हर लाइन फनी है। तो वो, और दूसरी तरह जो पढ़ता हूँ, जैसे पढ़ने पसंद है, मुझे शॉर्ट स्टोरीज बहुत बेटर लगती हैं, क्योंकि ऐसा बहुत जल्दी मैं किसी दुनिया में जाता हूँ, फिर बाहर निकला, फिर दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है, तो अलग अलग दुनिया में जाने में बहुत मज़ा आता है। और मतलब ऐसे मैं, किन की कहानियों को पसंद किया आपने? यार मुझे मतलब मैं ऐसे बहुत, जिसकी मैं जितनी भी जहाँ तक पहुँचता हूँ वो सब मुझे पसंद है, मेरे पास बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी है और मैं सब बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जब अगर नया कुछ पढ़ना शुरू करने वाले हो, तो गुलजार की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी, वो कोई भी उठा के कोई से भी पढ़ लो। ज़्यादातर लोगों ने उनको पोएम्स के लिए, शेर के लिए जी। जाना है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उनका गद्य भी बढ़िया है, हाँ, उनकी तो शॉर्ट्स। मैंने पहले उनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, फिर मैंने उनकी पोएम ढूँढ के पढ़नी शुरू की, कि जिस आदमी की इमोशन में इतनी स्ट्रॉन्ग, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इतना बढ़िया इमोशन में पकड़ है, वो उनकी पोएट्री में समझने की कोशिश करूँ तो और कितनी बढ़िया होगी। फिर मैं पोएट्री पे गया, और वो तो यार दुनिया ही कह रही है कि बेस्ट है, तो बेस्ट है ही वो। और शॉर्ट स्टोरी उनकी बहुत बढ़िया है। ऐसी सेम सत्यजीत रे के साथ है। पहले मैंने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, फिर मैंने उनकी लाइफ देखी, फिर मैंने उनकी फिल्में देखी, और फिर मैंने बाकी चीज़ें पढ़नी शुरू की उनके बारे में जो भी है वो। तो उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत बढ़िया हैं। जैसे मेरे को सबको मैं जो बताना चाहता हूँ, एक कहानी है जो अब मैं शायद थोड़ा रूइन कर दूँ, लेकिन और बहुत सारी कहानियाँ, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज उनकी पढ़ सकते हो। एक कहानी है कि एक भूत के बारे में कहानी है, जो अकेला भूत है, उसके यहाँ पे एक राइटर लिखने आया हुआ है, और पहली बार बहुत दिन बाद कोई इसके घर में आया। भूत नहीं चाहता कोई भाग जाए, उसको अकेलापन से खुद रहना चाहता है हाँ, उसके भूत किसी चाहता है कि वो आदमी रहे, उसको कोफ्त होती है अकेले रहने से। लेकिन उसको डर है कि कोई भूत है वो मरा है सिलेंडर ब्लास्ट से, तो उसको डर है कि मेरा रूप अगर देख लिया, कुरूपता मेरी देख लिया तो भाग जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, डायरेक्टर लोग भी बोलते हैं कि ये भूतिया घर है, आप यहाँ मत रहो। और फाइनली डायरेक्टर वहाँ जा रहा था, एंड ऑफ द स्टोरी है कि वो जा रहा होता है और ये बहुत दुखी है कि भूत अभी चला जाएगा, फिर से मैं अकेला हो जाऊँगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। और जाते जाते आखिरी बार डायरेक्टर चाय बनाने के लिए सिलेंडर में वो लगाता है, सीढ़ी लगाता है, सिलेंडर फट जाता है और डायरेक्टर मर जाता है। हैप्पी एंडिंग, दोनों भूत बन के वहाँ रहेंगे। बहुत अद्भुत कहानी।
तो भूत का लोनलीनेस कैसे कोई लिख सकता है, मेरे को पहले तो ये देख के मज़ा आया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ उनकी, सत्यजीत रे एक बेहतरीन आदमी, और बाकी और कुछ ऐसा अपसर्ट और जादू जैसा पढ़ना, मैजिक रियलिज्म टाइप का, थोड़ा थोड़ा वैसा। मैजिक रियलिज्म तो नहीं बोलते उसको, लेकिन अजीब थोड़ा अलग वो है आपका। वो सादत हसन मंटो की जो कहानी है जो बहुत फेमस है, सब छोटी छोटी कहानियाँ, क्लिक क्लिक आराम से पढ़ो, बढ़िया है वो। तो ऐसा एक इंग्लिश नहीं, इजरायली राइटर है एडगर कार्ट नाम के, उनका जो भी पढ़ने को मिल जाए, वो पैसा लिखते हैं ऐसा कि मैं लिखने का एस्पायर करता हूँ। तो शुरू होता है हुक से, कुछ एकदम अपसर्ट बात जो सुनोगे पहली बार आप ऐसे हुक हो जाएगा, अरे क्या बोल रहा है, और वो खत्म होता है लंब इन द थ्रोट से हमेशा। क्या क्या पढ़ लिया वैसा, बहुत गजब है वो एडगर कार्ट। तो ये कुछ लोग हैं जो। और क्या देखना आपने पसंद किया? देखने में भाई धीरे धीरे मेरा टेस्ट इवॉल्व होता जा रहा है, वरना तो मैं बेसिकली देखना ऐसा चाहता हूँ जो कि फास्ट, थोड़ा सा फास्ट पेस हो, बोरिंग ना हो बेसिकली, जो कि जिसको मतलब दो तरह की फिल्म होती है मुझे लगता है। एक फिल्म है जो फिल्म वो जो व्यूअर्स के लिए बनाते हैं, एक फिल्म है जो फिल्म मेकर्स के लिए बनाते हैं। तो जो व्यूअर्स के लिए बनाते हैं मैं वो देखना चाहता हूँ फिलहाल। तो मैं सबकी मतलब जो भी अच्छी फिल्म होती है वो, जो भी जिसको दुनिया लोग कह रही है अच्छी फिल्म है, तो मैं देख लेता हूँ। पॉपुलर सिनेमा ज़्यादा पसंद है मुझे। और हाँ, वैसे रेकमेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल मैं सूर्यवंशम देख रहा हूँ। नहीं, पेसी चीज़ें जैसे आपको पसंद है, तो पेसी तो ये बुक भी है। और मैं कन्फेस करूँगा कि मैं पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाया, जी भाई। लेकिन मैंने जितनी चीज़ें इसमें देखी उसमें से मुझे 2-3 चीज़ें मुझे जो लगी उसमें से मैं आप का प्रोसेस जानना चाहता मैं हूँ। सॉरी भाई, मैं ऐड करना चाहता हूँ, निखिल भाई को किताब कल ही मिली, इसे नहीं पढ़ पाए, और कोई रीज़न नहीं पढ़ पाने का। मुझे ना एक चीज़ जहाँ पे आप चीज़ें बता रहे हैं, उसमें मैंने एक देखा कि एक तो ये किताब ऐसे लगती है कि ऐसा किसी व्यक्ति ने लिखा है जो स्क्रीन के लिए या तो लिखता हो, है ना? दूसरा ये भी पता चलता है कि फ़िल्मों की दुनिया से आता है, क्योंकि लगातार उसके रेफ़रेंसेस आप ड्रॉप करते रहते हैं। बुच कैसिडी और सनडांस किड का उसमें मिसाल है, और बाकी जगह जैसे किताब में आप आगे पढ़ते जाएँगे उनके रेफ़रेंसेस आते रहते हैं। एक चीज़ मुझे स्पेसिफ़िकली ये जाननी थी कि जहाँ बाबू जेल से बाहर आता है ना? तो आपने उसमें ये लिखा है कि वो एक तेलुगु डब्ड हिंदी फ़िल्म के क्या विलेन या नायक हाँ, विलन विलन। के विलेन की तरह लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदी डब तेलुगु फ़िल्म क्यों नहीं सोचा, उसको एक तेलुगु डब्ड हिंदी फ़िल्म क्यों लिखा? मतलब मुझे वो एक ड्रिबल जैसा। मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ बेसिकली क्या है हाँ, कि बम्बई में ना लोगों तक ना बहुत लेट, मतलब बम्बई जो लोग डिसीजन मेकर उन तक बातें बहुत लेट पहुँचती है। मैं 2004-5 में 4-5 में आंटे अमलापुरी वाला गाना था, वो हिट हो गया था, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, वो फिल्म में आर्या नाम की फिल्म थी एक, हाँ, उसका गाना हिट हुआ था। तब से लोग मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे छोटा शहर है बहुत, और आसपास के गाँव में भी तेलुगु फिल्में कंज्यूम कर रहे हैं। जो हिंदी डब उसने पहले ऐसे रैंडमली कोई लोग डाल देते थे, कोई भी किसी ने डब किया डाल दी है। फिर बाद में गोल्ड माइंस करके जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने डालनी शुरू की सारी फिल्में, वो तब से उससे पके हुए लोग हैं। तो मेरा भी रेफरेंस ऑफ बढ़िया विलन, स्टाइलिश विलन तेलुगु फिल्म का विलन है, जिसको मैंने हिंदी में डब देखा है। हुँ। तो इसलिए मेरा विलन हमेशा तेलुगु डब्ड हिंदी फिल्म का विलन है, और कूल विलन है जो, वो वैसा है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे एक और चीज़ जाननी है, सिंस आपने स्क्रीन के लिए काफ़ी अभी लिख भी लिया है ना? हाँ, जो बस 10 साल से जो कर या रहा तो हूँ। स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए है या फिर वो डिजिटल पे लोग उसको कंज़्यूम कर ही रहे हैं। हमने देखा कि जब जैसे टीवीएफ या स्क्रीन पत्ती ये सारी चीज़ें आई, तो एक वो फ्रेशनेस अपने साथ में वो लेके आए थे। उन्होंने एक नई चीज़ अनलॉक की कि यार मतलब फ़िल्म भी एक दूसरी ही चीज़ है और टेलीविज़न भी एक दूसरी चीज़ है, लेकिन जो हम जो कंटेंट स्ट्रीम होना है, हाँ। ये जो कंटेंट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे कंज़्यूम होगा, वो कुछ तीसरी ही चीज़ होगी, है ना? हाँ, बहुत हाँ। सारे लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन अनलॉक इन लोगों ने किया। या इनकी मेहनत को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उसमें एक जेन्युइन उनमें उसमें क्वालिटी थी। तो हमने देखा कि पहले उन्होंने बहुत सारे स्केचेस बनाए जिससे वो लोगों तक पहुँचे। फिर उन्होंने प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ में वो शोज़ लेकर आए, है ना? परमानेंट रूममेट्स चला, है ना? फिर उसके बाद वहाँ से एक लंबी एस्पिरेंट्स आया, है ना? सेना आया, और सिक्सर भी हो गया। तो जैसे अब क्या हो रहा है कि एक-एक ये चीज़ भी एक तरह से एक्सप्लोर होती जा रही हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। तो आपको फ्यूचर क्या लगता है डिजिटल में राइटिंग का? कि अब नेक्स्ट क्या होगा? क्योंकि जैसे अब जैसे सीएस के ऊपर बन गया है, मेडिकल स्टूडेंट्स पे बन गया है, एस्पिरेंट्स पे बन गया है, फौजियों पे बन गया है। तो अब धीरे कुछ दरवाजे बंद भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो मतलब आगे आप कहाँ देखते हैं राइटिंग को जाते हुए? आपने जितना भी रेफरेंस दिया ना, सब रेफरेंस ऑलमोस्ट टीवीएफ का रेफरेंस है। टीवीएफ के सारे टीवीएफ के शोज हैं मोस्टली। हुँ। तो उनका पैटर्न है। क्योंकि बाकी लोगों ने भी इसके पास ही रखा।
नहीं, इसलिए मैंने इनके शोज का ज्यादा नाम उनका लिया। पैटर्न मोस्टली उनका पैटर्न जो जैसा टीवी वर्क करते हैं मुझे दूर से लगता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लोग क्या उनका पैरामीटर्स है, लेकिन उनका ये है कि एक कोई दुनिया लो, वो दुनिया फोड़ दो, बिल्कुल नई दुनिया, फ्रेश दुनिया, जैसे सिक्सर है, क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया है, कोटा फैक्ट्री है, कोचिंग वाले वर्ल्ड की दुनिया है, ऐसे ही वो दुनिया लेते हैं, जैसे पंचायत है, ग्राम पंचायत दुनिया है, ग्राम चिकित्सालय है, ग्रामीण चिकित्सालय है, वो वैसा है, तो उनका वो पैटर्न लगता है मुझे कैसे चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका भी थोड़े दिन में हो जाएगा कि यार ये नहीं चाहिए, कुछ और कर दो। और जो सीरीज़ बनी शुरू हुई थी यहाँ पे, जो जैसा जो जो भी वेब सीरीज़ बनी शुरू हुई, वो इसलिए बनी शुरू हुई कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग थे जो विदेशों की सीरीज़ देख रहे थे, जहाँ पे पहले से बनी शुरू हो गई थी सीरीज़, इस तरह की बिंज वॉच चालू हो गया था। और हम जैसे जो वहाँ पे जो टीएफ के लोग थे और बाकी लोग थे, उनका भी रेफरेंस पॉइंट वही था कि यार उनके जैसा वो बना रहे, हम ऐसा कुछ हमारे यहाँ बनाते जो हमारे का ऑथेंटिक हो, तो अपने यहाँ कुछ रियल बनाया। तो वो डन हो चुका है कि एक तरह का हो गया। अब मुझे लगता है जैसे अभी तो दो टाइप है, एक तो बिजनेस साइड है, एक आर्ट साइड है। बिजनेस साइड ये है कि बिजनेस साइड वालों को चाहिए कि जो चल रहा है वही रिपीट करते रहो। और अब एक फैक्टर प्रोडक्शन। हाँ, तो अब क्या है, थोड़ा फोड़ना मुश्किल है बिजनेस साइड का। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपको चाहता है, मोस्टली को वही बनाना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो अगेंस्ट द क्या नाम है उसका, टाइड जा सकते हैं, जिनका ऑलरेडी पहले से नाम होगा। तो उन लोगों को थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कुछ नया करने की। जैसे विदेशों में बहुत सारी सीरीज़ हैं जो बहुत हर बार लोग कुछ बहुत नया लाते हैं, बहुत अनोखा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि यार ये बना लेते हैं, वो कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ पे रन फॉर द मील जो कहते हैं, वैसा कुछ चलता रहता है उनका। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स है, बिल्कुल अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल अलग दुनिया स्ट्रेंजर थिंग्स की। एक वेडनेसडे का शो है, बहुत पुरानी वो है, नॉवल है, ग्राफिक नॉवल है, उस पर द वेडनेसडे नाम का शो है। हाँ, द वेडनेसडे नाम है उसका, वो शो है। तो ऐसे बहुत सारा नया तो हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत नया करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। और ऑथेंटिक कहानियाँ हो सकती हैं कि जो टीवीएफ का वर्ल्ड है, मुझे लगता है कि वो थोड़े प्रिविलेज लड़के लड़कियाँ जो कि प्रिविलेज थे अपने यहाँ पे, अपने छोटे शहर में प्रिविलेज लोग थे, उनके शोज़ हैं वो, उनकी कहानियाँ हैं। कुछ होंगे जो अंडर प्रिविलेज होंगे, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग भी तो वहीं से आए, हम लोग की भी एक कहानी है। तो कुछ उनकी कहानी अभी थोड़ी और नीचे जाएगी कहानी, टियर 2 और अपन टियर 3। हाँ, जैसे कि जो कि मलयालम फिल्म में बहुत सारा है। हाँ। इवन तमिल में भी वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो मराठी फिल्म में भी जो होता है कि बहुत ही रूटेड, बहुत ज़्यादा रूटेड, उतना रूटेड होने का शायद और रूटेड कहानियाँ बनेंगी, और वो ज़्यादा इंटरनेशनल कहानियाँ होंगी। जो हम अपनी घर की कहानियाँ कहेंगे तो कभी पहले किसी ने नहीं कही होगी वैसे कुछ भी, तो बहुत नया होगा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि बनाने वाला जहाँ से आ रहा है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मराठी में भी जो अच्छी और थोड़ी कम अच्छी फ़िल्म्स का डिफरेंस है, वो आपको पता चल जाता है कि बनाने वाले क्या मुंबई सबर्बन के आसपास थे, या फिर वो कहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र में कहीं अंदर से पूना साइड कहाँ से आते हैं। तो अगर वो देश देख के आएंगे तो फिर उनके काम में आपको देश दिखता है। हाँ, है ना? हाँ, या तो नहीं नहीं होता है तो फिर रिसर्च आपको जहाँ तक ले जा सकता है वहीं तक आदमी मेरे को जा लगता पाता है, है। मतलब और भी मतलब मेरे से बहुत बेहतर, बहुत समझदार लोग हैं जिनका अलग मानना है, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर आपने कुछ देखा हुआ है ना, जो आप कह रहे हो सेम, उसमें मैं वो करता हूँ, बिलीव करता हूँ। अगर आपने देखा हुआ है तो आप जैसा लिखोगे वो बहुत अलग है, वैसे जैसे कोई रिसर्च करके लिखेगा। कि मैं किसी शहर में जाता हूँ और मैं 1 महीने उस शहर में रहता हूँ, तो मेरे को शहर नहीं पता चलेगा, मुझे वो पता चलेगा जो शहर दिखाना चाहता है। मैं वो लंबा रहूँगा तब पता चलेगा वो शहर असली में क्या है, जो छुपाना चाह रहा है वो। तो वो छुपाने वाले जो शहर जब दिखाएंगे हम लोग, तो शायद बेटर कुछ नया अच्छा बने। और क्या ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होता है जब आपको क्यू पे लिखना पड़ता है? जैसे आप अंदर से एक आर्टिस्ट हैं, है ना? मन आपका कुछ सोच रहा है, या कोई चीज़ आप किसी तरह से करना चाहते हो, आपने भी पूरा फिगर आउट नहीं किया, वो प्रोसेस में हो आप। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, कुछ एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो फिर वहाँ पे उसका एक डिसिप्लिन और एक सर्टेन आस्क होती है उसकी, कि इस चीज़ को वहाँ पे लेके जाना है। तो भाई ये उस माहौल में काम करना कैसा ये है? एक ना, मेरा ये जो आपने जो बोला, एक ब्रांच है क्वेश्चन की, जिसका मैं लार्जर आंसर ही देना चाहता हूँ उसका। बहुत हम शुरू में जब आए थे, 2007-8 में थे, तो आयुष भाई करके, आयुष तिवारी हमारे बड़े हैं, और वो हमने बहुत अच्छी सलाहें बहुत सारी दी हैं। उनमें से एक सलाह थी, उन्होंने भी कहीं सुनी होगी, मुझे पता नहीं कि उनके अपनी सलाह किसी और की है, कहीं और की हो तो मुझे करेक्ट कर देंगे बाद में वो। तो उन्होंने हमें बोला था कि तुम लोग अगर आर्टिस्ट हो, तुम्हें लगता है तुम लोग अगर आर्टिस्ट हो, तुम लोग आर्ट बनाना चाहते हो, तो बढ़िया घर में बैठो, नॉवेल लिखो और पेंटिंग्स बनाओ, जिससे किसी को कोई सरोकार नहीं है, जैसा जो तुम्हें चाहिए वही बना के दो। लेकिन अगर तुम लोगों को ये काम जैसा करना है, ये बिजनेस है एक तरह का जिसमें तो किसी के पैसे इन्वॉल्व है लगे हुए, तो फिर ये नहीं कर सकते कि मैं ये लिखूंगा, मेरा मन तो आज वो लिखने का है, मेरे को राइटर्स ब्लॉक हो गया, कुछ नहीं है। तो जब से उन्होंने हमसे ये बात की, उसके बाद से हमारे लाइफ में कभी राइटर्स ब्लॉक नहीं आया। जिसने जो काम दिया है उस टाइम फ्रेम में वो काम बेस्ट करने की कोशिश करनी है, और उसके जब वो काम नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा मसल बिल्ड करना है काम का कि वो उस टाइम फ्रेम में मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, और नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर मेरी गलती है। तो और दुनिया पैसे वैसी देती है कि जिस हिसाब से राइटर्स को पैसे मिलते हैं, आर्टिस्ट को पैसे मिलते हैं, वो यही पैसे मिलते हैं कि आप जब सबसे ख़राब करोगे तो क्या करोगे।
हम सब चाहते हैं कि लोग हमारा पोटेंशियल पहचाने, हमको हमारे बेस्ट काम का पैसा दे। इन काम आपको हमेशा पैसा उस काम मिलेगा, आप सबसे खराब करोगे तो ये बेसिक से खराब तो नहीं करेगा विश्वास, तो ये पैसे उसको मिलेंगे। दुनिया ऐसी है, तो यही है बस। मतलब ये तो हुआ कि डिजिटल आने से कुछ काफ़ी पैसा राइटर्स के पास भी आया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुई है, राइटिंग के उतने पैसे नहीं मिल रहे यूँ। नहीं भाई, वो अलग बात है। उसका वो ये अलग सवाल है, इसका जवाब, राइटिंग के उतने पैसे नहीं मिले ज़िंदगी में कभी भी। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी क्या है, लेकिन आप जो सबसे खराब करेंगे, सब बेसिक करेंगे, तो जो आपको जो काम करके देंगे उसकी आपकी कंपनी आपको पैसे देगी। आपको, आप चाहोगे हमेशा कि मुझे वो पैसे देंगे, या देख मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन कंपनी उसके पैसे नहीं देगी। हमेशा वैसा थोड़ा पीछे चलेगा कि आपकी जो बेस्ट है और आपका वर्स्ट है वो हमेशा बेटर, ऐसा ऊपर जाता जाएगा, और ऑब्वियसली आपको हाँ। वर्स्ट के पैसे मिल होंगे और आपको हमेशा बेस्ट के पैसे चाहिए होंगे। ऐसा दुनिया में सब जगह ऐसा ही है, मुझे लगता है। आप जो कह रहे हैं राइटर्स को पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत अलग है कि अगर आप अच्छा लिखोगे। दुनिया का मैं कह रहा हूँ, फिल्म मेकिंग और ये राइटिंग दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक मीडियम है। आपका काम अच्छा है तो आपका काम अच्छा है, आपके काम के जितने पैसे सच में होने चाहिए उतने पैसे हमेशा सबको मिल जाते हैं। मैं अगर कोई बहुत बढ़िया कहानी लिखूंगा और मैं किसी भी शहर में रहता हूँ और मेरी कहानी बहुत बढ़िया है, तो मेरी बहुत बढ़िया कहानी फट जाएगी, मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है, उस कहानी जहाँ क्या औकात है वहाँ तक मुझे ले जाएगी कहानी। मुझे बस अच्छा लिखना है, हम अच्छा लिखते ही नहीं है ऐसा। तो आने वाले दिनों में विश्वास आपके क्या प्लान्स हैं, अगर आप शेयर करना चाहें कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? हाँ, मैं भाई अभी एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जिसकी शूटिंग शुरू करूँगा 15 दिसंबर से। छत्तीसगढ़ में बेस्ड फिल्म है, हिंदी फिल्म है, थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए फिल्म है, तो वो शूट करूँगा। अगला एक साल तो मेरा लगता है उसी में गुजरेगा कि फिल्म बना के रिलीज़ करने में और कंप्लीट जो भी चीज़ प्रोसेस होता है वो सब करने में। साइकोलॉजिकल हॉरर है, हाई कॉन्सेप्ट जिसको जैसा कहते हैं, जिसको वैसा हाई कॉन्सेप्ट कहानी है। तो आई होप कि मैं अभी फिर पहले पहले 6 मंथ में उसको फेस्टिवल सारे में रन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं थिएटर रिलीज़ पे जाऊँगा। और जैसी चीज़ें हैं, अगर सब कुछ ऐसा रहा तो थिएटर में रिलीज़ भी हो जाएगी वो बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाई ये फ़िलहाल ये है कि पहला काम। फिर दूसरा, मेरी कोशिश है कि मैं मई में ही, ये फिल्म रिलीज़ होने से पहले दूसरी फिल्म शुरू करना चाह रहा हूँ, जो कि एक कॉमेडी है, तो वो एक और हो जाएगी। तीसरी चीज़ फिर वही इसी तरह का, इसी तरफ मैं जाना चाहता हूँ अगले 12 साल। तो सिर्फ बुक बीच में मतलब ये आ गई क्योंकि ये फिल्म नहीं बन पाई इसलिए ये बुक बन गई यूँ? जी भाई, क्योंकि ये फिल्म नहीं बन सकती थी उस टाइम पे, इसलिए बुक बन गई, लेकिन अभी ये बुक भी फिल्म बनेगी। गोपाल भाई हैं, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं। ये एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इंटरेस्टेड है और उनके साथ बात कर रहे हैं। बाकी कुछ कास्टिंग कर ली है, टेक्नीशियंस अच्छा। लॉक्ड हैं, और एक दो हमको कोई 2-3 बड़े हीरोज़ जो इंटरनेशनल, जो इंडिया में, पूरे इंडिया, पैन इंडिया हीरो जो हैं, उनमें से 2 लोगों से हम बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर उनमें से कोई एक अगर हाँ कर देता है अगले कुछ दिनों में, तो ये भी फलीभूत हो जाएगा, तो ये भी एक काम होता रहेगा। तो ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, ये गोपाल भाई करेंगे। अच्छा, तो ये आपके प्लान्स हुए। ज़्यादातर अच्छी-अच्छी बातें हमने आपके बारे में कर ली हैं, लेकिन मुझे आपके दोस्तों ने कुछ बताया कि जब आप दिल्ली में काम किया करते थे, तो आप दूध चोरी कर लिया करते थे अपनी कंपनी से। तो वो क्या? यार, मैंने 2 ही कंपनियों में काम किया, सिर्फ एक ही कंपनी में दूध मिल सकता था, तो अगर बोले तो कंपनी का नाम आ जाएगा। तो मैंने भी वहाँ काम किया है क्योंकि या सेम हाँ, कंपनी भाई। तो खैर या खैर, मुझे वापस जाना भी नहीं, तो मैं बता भी सकता हूँ। तो मैं जब इंडिया टुडे ग्रुप की कंपनी में, जहाँ पे मैं काम करता हाँ। था, तो मैंने वो क्रैक किया था कि कैसे कॉफ़ी मशीन। दिस इज़ नॉट किस एंड टेल, ये एक कॉमिक मतलब किसी भी ऑफिस में हो सकता है, ये उस तरह की बात है। तो या मतलब क्या है, गरीबी थी यार, मतलब हाँ, पैसे मिल रहे थे ठीक ठीक हाँ, ठीक, मेरे को ठीक ठीक पैसे मिल रहे थे। हाँ। तो भी जो पैसे मिलते थे हमेशा वो कमी पड़ कम रहा ही था। लगता है आदमी हाँ, वहाँ। तो मेरे को सेरेलैक खाना बहुत पसंद है, तो मैं सेरेलैक का डब्बा रखता था, और मेरे कॉफ़ी मशीन से क्रैक कर लिया दूध कैसे निकलता है, वो जैसे आगे दूध डाल के जाता था, हाँ। मैं ऐसा अपना गिलास भर के लाता था, उसे सेरेलैक डाल के बढ़िया दूध पीता था। उसके अलावा भी मैंने बहुत वो किया, मिस यूज़ किया, वहाँ का प्रिंटर का यूज़ किया है। रिपीट में दोनों साइड प्रिंट होते थे मेरे घर में, कम से इतनी किताबें भरी पड़ी थी, जो मैंने वहाँ से प्रिंट किया था, और फिर उसको मैं वो बाइंडिंग करा लेता था किताबों को। तो जो मैं बहुत सी किताबें पढ़ी लाइफ में, जो स्क्रीन पे के बारे में बहुत बढ़िया पढ़ा है, कम से कम 100 स्क्रीन पे मैंने वहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ से निकाल के आज तक ही उससे प्रिंटर से निकाले पड़े हैं। तो जब भी मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगा तो आज तक का बहुत योगदान रहेगा इंडिया टुडे ग्रुप का। है ना, वहाँ का आपने नमक नहीं लेकिन दूध या पिया है, कॉफ़ी मशीन का। कॉफ़ी मशीन का। और प्रिंटर से आपने प्रिंटर का मतलब ये मेरे जब मैं वहाँ काम करने लगा ना, तो उसके बाद मतलब मेरे जाते जाते फिर वो हुआ कि उसके बाद फिर कार्ड्स पंच होना चालू है। मतलब वो होते थे पहले भी, लेकिन कुछ प्रिंटर्स ओपन थे, हम्म। है ना, फ्लोर पे, क्योंकि जैसा हर बार प्रोड्यूसर दौड़ करके उतना टाइम नहीं होता है कि आप अपना कार्ड लगाओ और उसमें से प्रिंट निकले। भाई मैं बहुत बढ़िया दोस्ती में, मैं ज़िंदगी में मुझे सिर्फ एक ही ताकत लगती है कि आपके कितने दोस्त हैं, आपके मतलब आधे घंटे के कॉल में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ ऐसा सही रहता है। अगर पंच भी हो रहा होता तब भी मैं यही कर रहा होता, कोई ना कोई मेरे लिए करता कि भाई आप करो यार, आपका जब बनता है। पंच करने के बाद भी मतलब दे जनरली डोंट बिल यू, है ना, आप निकालिए, उसमें बस एक वो रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितने प्रिंट निकाले, उसका एक ये रहता है। उसके अलावा लेकिन कुछ ओपन प्रिंटर मैंने ये क्योंकि काम ना मैंने और भी लोगों को देखा
मैंने जितने साल काम किया तो कभी कभी आदमी उस प्रेशर में आ ही जाता है कभी कभी कि यार जैसे बच्चे का असाइनमेंट है, कुछ लोग ले जाते हैं प्रिंट करके, नहीं और वो तो एक वो एक ना भाई एक एंग्स्ट भी था जो बताना बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं सुबह 7 बजे का मैं मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर था। मैं सुबह 7 बजे आता तब था, आप रेडियो के लिए। रेडियो के लिए काम करता था। सुबह 7 बजे आता था मैं और रात को 10 बजे आता था मैं। हम्म और उस टाइम में पूरे टाइम में मैं काम कर रहा था। उनका सब शो बनाता था। उनका जो नया एक एक्टिविटी जैसी होती है कि हर कुछ दिन में कुछ नया फेस्टिवल जैसा आएगा, उसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं, तो वो बनाना और सारा रिकॉर्डिंग करना और सबकी हेल्प करना। जो क्योंकि बाकी बच्चे में थोड़े छोटे थे, नए लोग आए हुए थे, उन सबकी हेल्प करना। तो मैं 16 घंटे काम कर रहा था। तो मुझे लगता था कि मेरी सैलरी बहुत बढ़नी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए सैलरी जितनी थी उससे। जब अप्रेजल हुआ तो मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, तो फिर मैं ब्रेकिंग मैड हो गया। और ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा हुआ कि मेरा अप्रेजल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ गलत किया हो। कब की बात होगी ये? भाई 2012 13 अच्छा, मैं नहीं था तब हाँ फिर, 13 हाँ, 14। मेरे से पहले का मामला। तो मेरे प्रोग्रामिंग जो थे उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है, राहुल ठकेले, उन्होंने मुझे बुलाया रूम में और मुझे बोला बेटा मैं तेरे हिस्से के पैसे बच्चों में बांट दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं डिजर्व नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं जो समझता हूँ। लेकिन यार मेरे हिस्से की बांटने की जरूरत, इतनी बड़ी कंपनी है, अपना अलग दो ना यार। तो फिर मैंने ये सब करना शुरू किया, कैसे वसूल सकता हूँ मैं इनसे। और फिर दूध पीना चालू किया वहां से का। दूध पीना, प्रिंट निकालना, वहाँ पिक्चरें डाउनलोड करके मतलब दिन में 3 फिल्में देखता था। मैंने एक वीकेंड में सैटरडे संडे भी ऑफिस आ रहा था मैं, क्योंकि मुझे वहाँ फिल्में देखनी थी। बड़ा स्क्रीन था, इतना बड़ा स्क्रीन था जहाँ पे एडिट होता था। तो उस स्क्रीन में मैं 3 दिन में मैंने 28 फिल्में देखी उसकी, एल्फ्रेड हिचकॉक की। तब मुझे दोबारा जब तो मैं देखूँ ना सारी फिल्में ना, मुझे सब फिल्में ऐसे वो है मिक्स्ड हैं कि कौन सी फिल्म का क्या नाम था और कौन सी फिल्म एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो मैंने देख सब ली, तो वैसा था। बहुत बहुत वो किया जो भी कर सकते हैं वहाँ का शोषण। नहीं, फिल्में डाउनलोड करके तो हम लोग भी रखते थे, और कभी कभी क्या होता था जैसे आईटी के पास एक्सेस होता है, तो वो अब जनरली वो आपको नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए मतलब पिंच करेंगे कि आप कितना यूसेज के लिए नहीं आता वो, लेकिन कभी कभी अगर जैसे एट रैंडम उन्होंने देखा कि आपने सर्वर पे कितना स्टोर किया हुआ है, तो अब उसमें फिल्में ही फिल्में 200-150 फिल्में निकल रही। तो फिर एक अपने दोस्त को आया था वहाँ से, यार आपने इतना क्यों डाउनलोड करके रखा है? फिर उसने जवाब दिया कि अब यार वो क्या बताएगा, है ना, वो था तो न्यूज़ का प्रोड्यूसर ही। फिर कहता कि मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैं रिव्यू करता हूँ इसलिए मैं डाउनलोड करके रखी। उससे जवाब सही था, लेकिन मैं यहीं आप लोगों से आगे निकल जाता हूँ। तो आईटी वाला जो हमारा था, जो वही सेम ही रहा होगा आपके जमाने में, मुझे लगता है वही सेम बंदे 2 लोग रहे होंगे। तो वो खुद डाउनलोड करके मुझे विश्वास भाई ये कर लिया, ये ले लो। उसके फोल्डर से मैं देखता था। जनरल लोग हेल्प ही करते हैं। मैंने तो देखा कि जैसे वो होता है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, कभी कभी किसी चीज़ की शिकायत भी आ जाती है, लेकिन अब जैसे अब मुझे लगता है कि आप उस तरह से नहीं याद करते हो। अब एक वो फन मेमोरी रही होगी। नहीं भाई अब तो मजा ही आता होगा याद करके। नहीं, मुझे मेरे बहुत अच्छे दिन थे वो, मैं बहुत अभी मतलब तभी मैं बहुत खुश था वहाँ से, मेरा कुछ ऐसा नहीं था। बेसिकली आप वही सेम है ना, एक ही बात है। अगर आपको लगता है कि नाउमीदी हो, असहाय महसूस करो, तभी दर्द होता है। वहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत अच्छे दिन गुजरे मेरे, 3-4 साल वहाँ के बहुत सुंदर थे। तो मैं तो बहुत वैसे फॉन्ड वे में मैं जब याद करता हूँ, मस्त था, बढ़िया था, खूबसूरत। घर याद आता है मुझे। तो विश्वास भाई, अभी आपको बहुत आगे जाना है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमको आपके देखने हैं। तो इस मुलाकात में हमारी जो बातें अभी रह गई हैं उनको हम अगली मुलाकात में आपके साथ डिस्कस करेंगे, बातचीत को आगे ले जाएंगे। इस वादे के साथ में इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। अगर आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। आप अपने किताब के बारे में चाहें तो कुछ बता सकते हैं। हाँ यार, किताब के बारे में बस बोलना चाहूँगा मैं कि यार ये किताब पढ़ लो, बहुत बढ़िया किताब है और पढ़ के रिग्रेट नहीं होगा। बेसिकली मेरे किताब लिखने का जो रीज़न था वो ये था कि मैं इसे रिकमेंड करता हूँ और फिर मुझे डर लगता है कि कोई और चीज़ की वो यार उसको क्या पता पसंद आए ना आए। और 2 तरह की चीज़ें, या तो वो ईजी टू कंज्यूम नहीं होगा चीज़, जो भी फिल्म है या किताब है, ईजी टू कंज्यूम नहीं है और वो आर्टिस्टिकली है, आर्टिस्टिक चीज़ है। या तो फिर ईजी टू कंज्यूम है, फिर ऐसा है कि आप पढ़ के छुपाओगे यार मैंने पढ़ लिया, लेकिन तो मैंने कोशिश की दोनों सही रहे। आप पढ़ लो, आपको पढ़ के मजा आया, दूसरों को दो लगे नहीं आपने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी, वो बोलेगी नहीं यार तेरा टेस्ट अच्छा है पढ़ने में। तो प्लीज़ ट्राई इट। चलिए ठीक है। दर्शक बताएं कि उनको ये बातचीत कैसी लगी, और हमने आपको बताया है कि विश्वास भाई अब अपने से मिलते रहेंगे, अपना कॉन्टैक्ट हो गया है इस्टेब्लिश, अपना एक आदमी अब मुंबई में हो गया है सेट। तो इस तरह की बातचीत की और किस्तें आपके सामने आए, ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम करते हैं कंक्लूड। देखते रहिए खबरगाम।